इस फिक्शनल कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब सरेगेट्स नाम की टेक्नोलॉजी चारों तरफ फैलने लगी थी। इस टेक्नोलॉजी में सारे इंसान अपने ही जैसे रोबोटिक कैरेक्टर्स बना सकते थे, जिससे कि वो सब घर बैठे ही अपने कैरेक्टर रोबोट से सारे काम करवाते। सभी लोगों के पास अपने अपने सरोगेट्स को कंट्रोल करने के लिए एक एडवांस चेयर होती थी जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। यानी कि अब इंसानों के बदले उनके सरोगेट्स बाहर जाकर सारे काम किया करते और घूमते। उन रोबोटिक कैरेक्टर्स यानी कि सरोगेट्स जो भी फील करते वो उन सभी के कंट्रोल कर रहे ओनर को भी फील होता था। लेकिन अगर वही सरोगेट्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो उनके ओनर को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। भारी मात्रा में बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी लाइफस्टाइल बिल्ड कर रहे थे। साथ ही साथ वो अपने कैरेक्टर रोबोट को डिजाइन भी कर सकते हैं जिससे कि वो काफी जवान और सुंदर दिखते थे। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से तो शहर के सारे क्राइम रेट एकदम कम हो चुके थे। लेकिन अभी भी शहर के अंदर कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप था जो इन सरोगेट्स को नेचर के खिलाफ मानते थे। उस पूरे ग्रुप ने तो इसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए। उनका मानना था कि हम इंसानों को अपनी जिंदगी खुद ही जीनी चाहिए, इसीलिए वो सब शहर के एक दूसरे हिस्से में चले गए होते हैं रहने के लिए। उन सभी के लीडर का नाम पीटर होता है जो चाहता था कि सरोगेट टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, पर अब शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। अब हमें शहर के अंदर एक पार्टी हाउस को दिखाया जाता है जहाँ लोगों के सारे सरोगेट्स आकर डांस कर रहे थे। तभी उस जगह पर एक अमीर आदमी आता है जो ऊंचाई से जंप लगाकर एक लेडी के साथ डांस करने लगा था। वो तो बहुत ही कम समय में लेडी से काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है। वो रिच आदमी तो उस लेडी को लेकर बाहर आ चुका था, लेकिन अब अचानक उन दोनों के पास बाइक पर सवार एक आदमी आकर इलेक्ट्रिसिटी का झटका देता है, जिससे कि वो दोनों ही सरोगेट्स वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुके थे। बाइक पर सवार वो कातिल तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। उसके सामने तो एक कार भी आ जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसका एक्सीडेंट हो गया था। पर ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि आखिर वो अनजान आदमी था कौन। अब वहाँ कुछ देर बाद दो FBI एजेंट लियो और स्टेफनी आ जाते हैं जो उस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। उन्होंने जब दोनों रोबोट्स की खराब हुई बॉडी को देखा तब उन्हें पता चलता है कि वो रिच आदमी का सरोगेट्स एक अनरजिस्टर्ड रोबोट है, यानी कि उसका ओनर कौन था और उसे कौन कंट्रोल कर रहा था इसका उन्हें पता नहीं चल सकता। पर उस दूसरी लेडी के बारे में लियो और स्टेफनी को पता चल जाता है। उन दोनों ने तो रोबोट्स की बॉडी के अंदर से सारा चिप सेट बाहर निकाल लिया जिससे कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब यहाँ ट्रैक करते हुए लियो और स्टेफनी डायरेक्टली उस लेडी के घर पर आ जाते हैं, क्योंकि ये उस लेडी रोबोट की ओनर का घर था। पर उस मॉडर्न चेयर जिसमें ओनर बैठकर अपने रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं वो ओनर वहाँ पर मरी पड़ी हुई थी। दोनों FBI एजेंट ये सीन देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब लियो ने तो कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करना स्टार्ट कर दिया था जहाँ पर वो लेडी किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रही थी कंट्रोल करने से पहले। पर वो कौन था इसके बारे में लियो और स्टेफनी दोनों को अंदाजा नहीं होता। अब अपने पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद लियो घर पर आ चुका था। यहाँ हमें पता चला कि लियो भी अपना काम करने के लिए सरोगेट्स यानी कि रोबोटिक बॉडी यूज करता था और अब लियो खुद अपने रोबोटिक बॉडी को डीएक्टिवेट करके उठ जाता है। लियो तो सच में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था। अब वो अपने बच्चों के कमरे में चला जाता है उन्हें ढूंढने के लिए, जिसके बाद वो अपनी वाइफ मैगी के सरोगेट से मिल रहा था। लियो तो अपनी वाइफ के रोबोट से कन्विंस कर रहा होता है कि हम कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, कितना समय हो गया हम लोगों को फिजिकली मिले हुए। दरअसल मैगी और लियो की रिलेशनशिप अच्छे से चल नहीं रहे थे, इसीलिए मैगी हमेशा अपने रोबोटिक अवतार में ही लियो से मिला करती थी। लियो को ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा गलत लगती हैं। लियो तो सिर्फ चाहता था कि वो और उसकी वाइफ रोबोट के बदले खुद सामने आए और सारे मोमेंट को एंजॉय करे। अब हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो जब अपने डैड के कमरे में गए तो वो अपनी चेयर पर मरे पड़े हुए थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चला कि ये मरा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि उस रिच रोबोट का ओनर था जो कि कल रात मारा जा चुका होता है। यानी कि अब उन दोनों रोबोट्स के खत्म होने के बाद उनके दोनों ओनर भी मारे गए। ये सारी बातें अब FBI को पता चल जाती हैं। इसीलिए अब लियो के ब्रांच का ओनर जिसका नाम एंड्रयू था वो सभी को इन्फॉर्म करता रहता है कि कल रात दो ओनर्स की मौत हो गई और इस केस पर हमें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके खत्म करना होगा। इसीलिए लियो अपने टीममेट्स के साथ मिलकर कल रात की सारी वीडियो फुटेजेस निकाल कर देख रहा था। ये वीडियो फुटेजेस उस पार्टी हाउस की थी जहाँ पर दो मर्डर्स हुए होते हैं। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद लियो को तो एक आदमी मिलता है जिसके हाथ में गन मौजूद थी। उन्हें कहीं न कहीं अंदाजा हो गया था कि जरूर इसी ने ही उन सरोगेट्स को मारा होगा। सारा FBI डिपार्टमेंट इसी केस को सॉल्व करने के लिए लग गया था। FBI वालों को पता चला था कि जिस आदमी की अभी मौत हुई थी वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन लायोनेल का बेटा होता है। दरअसल लायोनेल की एक बहुत ही बड़ी रोबोटिक रिसर्च कंपनी थी जो पूरे देश भर में फेमस और प्रॉफिटेबल होती है।
लेकिन कई साल पहले लायनल को उसी के कंपनी के पार्टनर ने बाहर निकाल दिया था। अब इसी सिलसिले में लियो और स्टेफनी लायनल से बातें करने चले जाते हैं उसके घर की तरफ। वो दोनों तो लायनल के सरोगेट से मिल रहे थे जो कि एक जवान आदमी था। लायनल को जब पता चला कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है तो वो काफी निराश हो गया। लियो ने तो लायनल को दिलासा दिया कि एक बेटे के जाने का गम क्या होता है मुझे पता है, क्योंकि लियो का बेटा भी काफी कम उम्र में मारा जा चुका था। लेकिन यार लायनल को बिल्कुल नहीं पता होता कि उसके बेटे को आखिर किसने मारा। उसकी तो किससे भी दुश्मनी भी नहीं थी। लियो और स्टेफनी तो लायनल से वो सारी बातें बिल्कुल भी नहीं निकलवा पाते जिससे कि उनके केस सॉल्व करने में मदद हो। अब लायनल अपने सरोगेट्स को कंट्रोल करना छोड़कर, जो कि बहुत ज्यादा रोने लगा था अपने बेटे की इस खबर को सुनकर। लियो और स्टेफनी तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस कंपनी में चले आए थे जो कि सरोगेट्स यानी कि रोबोट्स तैयार करती थी। वो दोनों तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे थे कि सरोगेट्स के मरने पर उनके लिंक्ड ओनर कैसे मर जा रहे हैं। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट आज तक आया ही नहीं था। तब जाकर कंपनी के सारे रिप्रेजेंटेटिव कह रहे थे कि हमने हमारे रोबोट्स को काफी अच्छी तरीके से बनाया है, उनमें ऐसी प्रॉपर्टीज हमने डाली ही नहीं है। भले ही रोबोट्स पूरे तबाह हो जाए लेकिन उनके ओनर सही सलामत रहते थे। इसमें जरूर किसी और का हाथ हो सकता है। लियो और स्टेफनी को तो इस जगह से भी अब तक कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं हो। अब यहाँ लियो के डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक वैज्ञानिक उसे एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दरअसल उन सभी को एक सरोगेट की बॉडी मिली होती है जो मिलिट्री में काम किया करता था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी अच्छे से देखने के बाद वैज्ञानिक ने लियो को बताया कि इस रोबोट के अंदर मौजूद मेमोरी चिप निकाल दी गई है। इस रोबोट के अंदर और भी ऐसे चेंजेस मौजूद हैं जो कभी किसी ने नहीं किया। इसीलिए अब लियो स्टेफनी के साथ सीधा मिलिट्री कैंप चला जाता है जहां उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। कर्नल से बात करने पर वो बता रहे थे कि हम सभी सोल्जर्स के लिए सरोगेट्स ही यूज करते हैं। भले ही सरोगेट्स मारे जाएं लेकिन उससे रिलेटेड सोल्जर सही सलामत रहते थे जो अगली फाइट में नए रोबोट का यूज करते हैं। कर्नल ने तो अपने रोबोट्स के अंदर किए गए चेंजेस के बारे में बताने के लिए लियो को साफ साफ मना कर दिया था। अब लियो यहाँ पर काफी रिसर्च करने के बाद उस आदमी का चेहरा देख लेता है जिसने कि उस रात दोनों रोबोट्स को मारा था। उस कातिल का नाम माइल्स होता है और ताज्जुब की बात ये थी कि माइल्स उस समय किसी रोबोट का यूज नहीं बल्कि वो खुद वहाँ पर प्रेजेंट होता है। लियो बॉबी नाम की एक बहुत ही बड़े टेक्नीशियन से मदद मांगता है जिससे कि वो माइल्स को ढूंढने में मदद करे, जिससे कि वो माइल्स को जल्द से जल्द ढूंढ के निकाल दे। बॉबी के पास तो इस शहर में मौजूद सारे सरोगेट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है क्योंकि वो उस बड़ी कंपनी के लिए भी काम करता था जो कि सरोगेट्स बनाती है। अब अपनी काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद बॉबी ने माइल्स का लोकेशन पता कर लिया था, जिससे कि वो जल्द से जल्द लियो और उसके डिपार्टमेंट वालों को बता देता है। पुलिस की एक बहुत ही बड़ी टीम माइल्स के पीछे लग गई थी। माइल्स भी अपनी जान बचाकर बाइक पे भागने लगा था। अब माइल्स और वो सारे पुलिस ऑफिसर जो कि रोबोट्स थे वो पीछा करते हुए उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर उन सभी लोगों का ग्रुप्स था जो सरोगेट से नफरत करते हैं और उन्हें बंद करना चाहते हैं। अब तो माइल्स को पकड़ने के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके थे, लेकिन माइल्स किसी भी तरीके से अपनी बाइक लेकर यहाँ से वहाँ भागता रहता है। पर एक समय के बाद उसकी बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो जाकर गिर गया। सारे पुलिस ऑफिसर्स माइल्स को घेर लेते हैं, लेकिन माइल्स ने तुरंत ही अपनी जेब में से वो बड़ा सा गन निकाला और इलेक्ट्रिसिटी के झटके देने लगा। पुलिस वालों के सारे सरोगेट्स एकदम से डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। पुलिस वालों के सारे सरोगेट्स इस इलेक्ट्रिसिटी के झटके को झेल नहीं पाते और उनका इंटरनल सिस्टम खराब हो जाता है। माइल्स ने तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर में मौजूद लियो के सरोगेट पर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि पायलट बुरी तरीके से घायल हो जाता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगा था। माइल्स तो अपनी जान बचाकर लगातार वहां से भागता ही रहता है। कुछ ही देर में मिलिट्री हेलीकॉप्टर उस जगह पर क्रैश लैंड हो जाता है। इस हादसे में लियो का रोबोट बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। उसका एक हाथ पूरा कट जाता है, लेकिन फिर भी वो माइल्स का पीछा करना छोड़ता नहीं। लेकिन अब उस ग्रुप के सारे लोग जो कि सरोगेट से नफरत करते थे वो तो लियो के रोबोट को देखकर उसे डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़ जाते हैं। लियो को भले ही बहुत ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन वो तो अपना रोबोट यूज कर रहा था, उसे दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता। थोड़ी देर बाद लियो का रोबोट माइल्स के सामने आकर कहता है कि तुम मुझे अपना हथियार दे दो। माइल्स ने जैसे ही अपना हथियार दिया तभी लियो को पीछे से कोई गोली मारता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही सारे ग्रुप के लोग थे जो कि सरोगेट सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। लियो को तो बहुत ही बुरी तरीके से घायल करके घेर लिया जाता है। बहुत ज्यादा हमला करने के कारण लियो का सरोगेट खराब हो गया और वो अपने असली बॉडी में उठ जाता है। पता नहीं कैसे लियो भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, उसके मुंह से पूरा खून निकल रहा होता है। इसीलिए अब लियो लगातार अपनी वाइफ की हेल्प के लिए कमरे में जाने लगा, पर वो रास्ते में ही बेहोश हो गया। मैगी की रोबोट तुरंत ही लियो को पकड़कर उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। यहाँ उस ग्रुप का लीडर जिसका नाम पीटर था, उन सभी लोगों ने माइल्स को पकड़ लिया होता है। उन्हें माइल्स के पास एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली मशीन मिली
थी। इसीलिए पीटर माइल्स को बंदी बनाकर पूछ रहा था कि आखिर ये मशीन तुम्हें किसने दी। माइल्स बहुत ही डर कर कहता है कि मुझे ये काम एक रैंडम आदमी कॉल करके बताता था और हमें पैसे मिलते थे ये डिवाइस यूज करने के लिए। माइल्स को पता था कि पीटर और उनके साथी उसे कहीं जाने ही नहीं देंगे। एंड्रयू अब हॉस्पिटल में आ जाता है ताकि वो लियो को देख सके। साथ ही साथ उसने लियो को ये भी कह दिया कि तुम्हें अपनी जॉब से निकाल दिया गया है, यानी कि अब लियो भी बाकी सिटीजन जैसा एक आम इंसान था। वो भी इसी बात से परेशान होता है कि जो चोट उसके रोबोट को लगी आखिरकार उसकी बॉडी पर भी कैसे असर हुआ। जरूर इन सरोगेट्स की पूरी टेक्नोलॉजी में कुछ खराबी आ चुकी है। लियो तो अपने लिए अब एक नया रोबोट बनाने के लिए भी चला गया था, लेकिन मॉडर्न रोबोट्स की टेक्निक उसे समझ में नहीं आती और वो अच्छे से काम भी नहीं कर रहे थे। अब फिलहाल के लिए अपने असली रूप में होने के कारण लियो उन ग्रुप के लोगों के पास जाता है जिन्होंने सरोगेट्स को मार दिया था, जो कि सरोगेट से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। लियो तो उस जगह पर अपना भी रोबोट देखता है जिन्हें की क्रॉस पर बांध कर लटकाया गया था। साथ ही साथ पता चला कि उन सारे लोगों ने माइल्स को एक अपराधी समझकर जान से मार दिया और आज उसका फ्यूनरल है। सभी लोग इकट्ठा होकर माइल्स को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उन सभी का लीडर तो एक तरीके से सभी के माइंड को कंट्रोल कर रहा था और वो कहता है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही होगा, इसीलिए इन सारे रोबोट्स को भी खत्म करना जरूरी है क्योंकि ये कभी नहीं मरते। वो सेरेमनी खत्म होने के बाद लियो डायरेक्टली चला गया पीटर से बात करने के लिए, लेकिन जब पीटर और उनके आदमियों को पता चला कि लियो उसी रोबोट का ओनर है जो उनके इलाके में घुसकर तबाही मचा रहा था, तो सभी लोग मिलकर लियो को लगातार मारने लगे होते हैं। लियो तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद पीटर लियो से कहता है कि हम सभी इंसान हैं और हमें दर्द, फीलिंग और सारी चीजें खुद ही महसूस करनी चाहिए। लियो तो जाते जाते पीटर से ये पूछता है कि आखिर वो वेपन कौन सी चीज थी जो माइल्स के पास होती है। पीटर ने तो उसका कुछ जवाब ही नहीं दिया। अब लियो को यहाँ पर एक दूसरे सरोगेट ने उठा लिया होता है जो और किसी का नहीं बल्कि लियोनेल का था। लियोनेल तो समय समय पर अपने सरोगेट्स बदलते रहते थे। लियोनेल लियो को बता रहे थे कि अगर तुम्हें ये पता करना है कि ये सारे कत्ल कौन कर रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है, तो तुम माइल्स के पास मौजूद उस वेपन को ढूंढो और ये पता लगाओ कि उस वेपन को किसने बनाया है। लियोनेल तो ये भी शेयर किया कि पीटर और उसके सभी साथी ये वेपन क्रिएट ही नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास तो इतने रिसोर्सेस ही नहीं मौजूद हैं। लियो तो अब सीधा अपने घर पर आ जाता है जहाँ उसकी वाइफ मैगी के सरोगेट्स अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। लियो का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब था, इसीलिए वो मैगी के रोबोट से कहता है कि मुझे असली वाली मैगी से बात करनी है। कुछ रिस्पांस ना देने के कारण लियो ने मैगी के सारे दोस्तों को मारना स्टार्ट कर दिया। वो तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद मैगी की रोबोट अपने रियल बॉडी के पास जाती है जो रोबोट को डीएक्टिवेट करके इतने महीनों बाद कुर्सी पे से उठ रही थी। मैगी का तो पूरा सर ही बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था। लियो तो इतनी जल्दी हार नहीं मानता और अपने लेबोरेटरी के अंदर आकर उस वेपन के बारे में सर्च करने लगता है। उसे अपने सिस्टम से ये पता चला कि ये वेपन और किसी ने नहीं बल्कि उसी टेक्निकल कंपनी ने बनाया था जो रोबोट्स तैयार करती थी और इन सारी चीजों में उन लोगों का साथ मिलिट्री वाले दे रहे थे। अब हमें दिखाया गया कि एक अनजान आदमी स्टेफनी के घर में घुसकर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और अंत में वो रियल वाली स्टेफनी को भी जान से मार देता है। उस आदमी ने तो किसी और पर्सन को कंट्रोल करने दे दिया था स्टेफनी की बॉडी को, जो अब उनके इशारों पर काम करेगी पुलिस ऑफिसर बनकर। लियो तो अब अपने वाइफ मैगी के सरोगेट से बात कर रहा होता है जो कह रहा था कि अगर तुम मेरे साथ डायरेक्टली बात नहीं करोगी तो हमें अपने रिलेशन को खत्म करना होगा। लेकिन मैगी जो कि अभी भी रोबोट के अंदर मौजूद थी वो सिर्फ इतना कहती है कि मेरे बेटे के मरने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी और इसी सरोगेट टेक्नोलॉजी में मुझे रियलिटी से दूर रखा है। लियो तो अब कर्नल से बात करने चला आया कि आखिर मिलिट्री क्यों सपोर्ट कर रही है इस खतरनाक वेपन को बनाने के लिए, लेकिन कर्नल भी ये सुनकर चौंक गए थे क्योंकि उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। जरूर उनके मिलिट्री कैंप में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, इसलिए कर्नल भी इन सारी चीजों पर एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन बिठाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब पीटर जहां रहता था उसके सारे लोगों पर बहुत सारी मिलिट्री फोर्सेस हमला कर देती हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से वो खतरनाक वेपन चाहिए था। पीटर ने तो अपने आदमियों से कहकर वो वेपन लियो को भेजने के लिए दे दिया होता है। अब सारी मिलिट्री फोर्सेस पीटर और उसके आदमियों को घेर कर लगातार फायर करने लगी, लेकिन बाद में पता चला कि पीटर खुद एक रोबोट था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि पीटर को और कोई नहीं बल्कि लियोनेल ही कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के अंदर उसके पास स्टेफनी का रोबोट आ जाता है जिसे कि अब रियलिटी में स्टेफनी नहीं बल्कि कोई और कर रहा था, लेकिन ये बातें अभी तक लियो को पता नहीं होती। स्टेफनी ने तो लियो को आकर ये बताया कि एंड्रयू ने ही माइल्स को हायर किया था जिससे कि वो लियोनेल को खत्म कर दें, यानी कि इन सारी चीजों के पीछे एंड्रयू ही हो सकता है। इसीलिए अब लियो एंड्रयू से कुछ बातें करने के लिए डिपार्टमेंट में चला गया था। एंड्रयू तो लियो का कोई भी सीधा सीधा जवाब
जवाब दे ही नहीं रहा था। इसीलिए अब लियो ने बड़ी चालाकी से एंड्रयू का चिप ही निकाल दिया, जिससे कि वो एकदम जगह पर रुक जाता है। अब उसने पेन ड्राइव के अंदर डिपार्टमेंट में मौजूद सारे के सारे डेटा ट्रांसफर कर दिया, जिसके अंदर केस के सारे डिटेल्स मौजूद होते हैं। लियो तो अब स्टेफनी के साथ कार में आकर एक सेफ जगह जा ही रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि ये स्टेफनी नहीं बल्कि कोई और है। स्टेफनी किसी को कॉल करती है और अपनी कार दूसरी कार में भिड़ा देती है, जिससे कि एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। लियो का काफी घायल होने का फायदा उठाकर स्टेफनी उस खतरनाक वेपन को लेकर वहां से जाने लगी। लियो को जब होश आया तब वो अपनी कार को तुरंत ही भगाने लगा स्टेफनी के पीछे, बट स्टेफनी का रोबोट जिसे कि कोई दूसरा आदमी कंट्रोल कर रहा था वो उछल उछल कर वेपन को लेके भागता रहता है। लियो ने तो अपनी कार की मदद से स्टेफनी को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की, लेकिन वो खुद जाकर दूर टकरा गया। स्टेफनी को बिना कुछ डैमेज हुए वो तो वेपन लेकर कहीं दूर निकल जाती है। सारे FBI एजेंट वहाँ पर लियो को पकड़ने आ गए थे, लेकिन लियो किसी भी तरीके से वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। अब वो अपने एक दोस्त बॉबी को कॉल करता है, जो कह रहा था कि तुम स्टेफनी के रोबोट को डीएक्टिवेट कर दो, पर शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि बॉबी जिस टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मौजूद होकर सारे के सारे रोबोट्स को कंट्रोल किया करता था, वहाँ स्टेफनी आकर बॉबी के सर पर बंदूक रख देती है। यानी कि स्टेफनी के पास पूरे सिटी में मौजूद जितने भी रोबोट्स हैं उनको कंट्रोल करने की एबिलिटी है। एंड्रयू तो ये भी बताता है कि स्टेफनी को जो कंट्रोल कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि लियोनेल ही है। लियोनेल जो कि स्टेफनी के बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे, वो बताते हैं कि रोबोट्स इंसानों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इंसानों को अपनी लाइफ खुद ही जीनी चाहिए, इसीलिए मैं सरोगेट नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूँ। लियो ने तो तुरंत ही वो एडवांस गन उठाई और चार्ज करके फायर कर दिया एंड्रयू के ऊपर। एंड्रयू पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अब यहाँ लियोनेल जो कि स्टेफनी को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने नेटवर्क के अंदर एक ऐसा वायरस डाल दिया जिससे कि सरोगेट का पूरा नेटवर्क ही खत्म हो जाए। वहाँ लियो घायल अवस्था में किसी भी तरीके से लियोनेल के घर पर पहुंचता है। उसने तो सारे गार्ड्स को भी खत्म कर दिया। लियोनेल जब घर के अंदर जाता है तब उसे एक बंकर दिखाई दिया। वहाँ जाने के बाद लियो को तो बहुत सारे सरोगेट रोबोट की बॉडीज दिखाई जा रही थी, जिसके अंदर कातिल के साथ साथ पीटर की भी बॉडी मौजूद थी। यानी कि शुरुआत से ही पीटर को भी लियोनेल ही कंट्रोल कर रहे थे। लियोनेल ने तो लियो पर बंदूक तान दी थी और कहने लगे कि अब वायरस की वजह से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये रोबोटिक सिस्टम पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, जिसके बाद ही हम इंसान अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे। उनका मानना था कि वैसे भी इंसान रोबोट का यूज करके आधे मरे हो चुके हैं। इंसानों को फ्रीली रहने के लिए रोबोट्स का खत्म होना जरूरी है। जिसके बाद लियोनेल स्टेफनी को कंट्रोल करते हुए वायरस इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं। लियोनेल ने तो एक हार्मफुल केमिकल की मदद से खुद को जान से मार लिया था। लियो को समझता नहीं कि वो इस सिस्टम को बचाने के लिए क्या करे। तभी उसने स्टेफनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि बॉबी को आजाद करता है। वो बॉबी से पूछने लगा कि आखिर इस वायरस को बढ़ने से कैसे रोकें। बॉबी भी लगातार अलग अलग हैकिंग टेक्निक ट्राई करने में लग जाता है। बॉबी कह रहा था कि वो इस वायरस को रोक सकता है आगे बढ़ने से, जिससे कि कोई भी सरोगेट नेटवर्क डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तभी अचानक पीछे से एक सोल्जर आकर स्टेफनी के सर पर हमला कर देता है। स्टेफनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यानी कि लियो अब स्टेफनी के रोबोट को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके कारण वो वायरस पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाता है। बाहर मौजूद लोगों के सरोगेट्स और रोबोट डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुके थे। लियो भी जब बाहर की तरफ निकला तो वो सारे रोबोट्स को नीचे गिरा हुआ पाता है। घरों के अंदर से सारे असली इंसान बाहर आने लगे थे, जो कितने महीनों से अंदर ही मौजूद होते हैं। लियो भी कितने सालों बाद अपनी रियल वाइफ से मिल रहा था, जो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसने तो डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ के साथ अब नॉर्मल लाइफ ही जिएगा और हमारी ये कहानी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।